वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार। और आज का जो सेशन है उसका टॉपिक तो आप देख ही पा रहे हैं, हाउ टू गिव अ परफेक्ट डेमो। सो आप में से जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के बाद आपको एक डेमो क्लास तो देनी ही होती है। तो यहाँ पर बहुत लोग सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से हम डेमो दे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दी है और उनमें से एक दो को छोड़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इससे आपको भी मदद मिलेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट मेक्स अ डेमो सक्सेसफुल। सो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, पर एक सक्सेसफुल डेमो कौन से स्टेप्स के वजह से बनती है? तो यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स दी है। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन, सेकंड इज प्रैक्टिस एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रिपरेशन है ना, ये वाला स्टेप, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमारा ज़्यादा वक्त चला जाता है और जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही कम समय में गुजर जाता है। तो किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाना चाहिए। सो प्रिपरेशन में आप 85% दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस। तो क्योंकि आप डेमो क्लास देने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। अदरवाइज आप जब डेमो देंगे तब आप अटक जाएंगे। तो आपका जो फ्लो ऑफ द टॉपिक है वो मेंटेन होना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और अगर ये आपका फर्स्ट डेमो है, यानी कि आप अगर फ्रेशर है, तब तो आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई एक्सपीरियंस टीचर है तो फिर आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काम बन जाएगा। सो प्रैक्टिस में मैं आपको दूंगी 5%, ठीक है। और जो लास्ट है वो है प्रेजेंटेशन, मतलब आप टीचर्स के सामने और स्टूडेंट्स के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे टॉपिक को, इवन खुद को भी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू के बाद जो डेमो है वो सिलेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 90% तो यहीं पर हो गया है, रह जाता है हमारा 10%। सो मैं 10% दे रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेमो क्लास को प्रिपेयर करें। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दी गई है, तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जो प्रिपरेशन है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, कंटेंट प्रिपरेशन। सो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, तो आपको क्या करना है कि जिस कंटेंट पे आप अपना लेक्चर देने वाले हैं या डेमो देने वाले हैं उसको बड़े ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अगर आपका कंटेंट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, आपको वो कंटेंट बड़े ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ब्रेकिंग अ टॉपिक इनटू मल्टीपल सब टॉपिक्स। सो जैसे कि आप सोच सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई टीचर जाकर वाटर साइकिल को पढ़ाने वाला है, सो ऑब्वियसली वाटर साइकिल को समझने के लिए हमें कुछ जो टॉपिक्स होती है उसका पता होना चाहिए, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर जो चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हीटिंग के वजह से, कूलिंग के वजह से, इवेपोरेशन क्या है, कॉन्डेंसेशन क्या है। सो इस तरीके से देखिए, आप अगर वाटर साइकिल को पढ़ा रहे हैं तो आप एक टॉपिक को मल्टीपल सब टॉपिक्स में तोड़कर बनाकर रखें, उस तरीके से आप अपना प्लान बनाकर रखें। फिर जो थर्ड पॉइंट है, माइंड मैप्स फॉर लिंकिंग ईच सब टॉपिक्स। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो ये मल्टीपल सब टॉपिक्स बनाई है तो ये जो सब टॉपिक्स है इनके बीच में लिंक होना चाहिए। मतलब जो पहले होना चाहिए उसको आपने लास्ट में दे दिया या बीच में दे दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो फ्लो ऑफ द कंटेंट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप एक माइंड मैप बना लेंगे। सो माइंड मैप्स एक्चुअली होता क्या है मैं आपको इसके बाद वाले स्लाइड में दिखाऊंगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो कहाँ गया है कि आप कुछ क्विजेस, फिर अनस्क्रैम्बल्ड इट या रिडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम अगर तुरंत क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो बड़ा ही बोरिंग हो जाता है। सो पहले एक टीचर को क्लास में एंटर करके ही बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन करना चाहिए, टॉपिक को डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विजेस
बना सकते हैं, अनस्क्रैम्बल्ड एग बना सकते हैं, कुछ रिडल्स आप खुद से बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है उस लेसन के प्रति या उस टॉपिक के प्रति वो बढ़ता है और वो आपके हर बात को ध्यान से सुनने की कोशिश भी करते हैं। फिर आ जाता है हमारा टीचिंग एड्स। तो जब भी आप डेमो क्लासेस दे, आपके पास कोई ना कोई टीचिंग एड्स तो होनी ही चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यू कैन ऐड द लिंक्स ऑफ द वीडियोस। तो ये वीडियोस उस कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए या उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और अगर आपके पास विजुअल एड्स है जैसे कि चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, या आप मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है जिसको अगर हम थ्रू लेक्चर समझाने की कोशिश करो तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए अगर हम अच्छा सा डायग्राम या फ्लैश कार्ड या मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को वो बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट मैंने दिया है कि प्रिपेयरिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एनालिटिकल एंड हॉट्स क्वेश्चंस। सो हॉट्स क्वेश्चन होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। सो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपका काम टॉपिक पढ़ाना ही नहीं है, उस कंटेंट को डिलीवर करना ही नहीं है, आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करना पड़ेगा कि बच्चों से आप छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले जो आपने पढ़ाया है। सो वो जो क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, और जो थोड़े से मतलब जिनका जो IQ लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है उनके लिए आप हॉट्स क्वेश्चन भी रेडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो कहा है प्रिपेयरिंग इजी क्वेश्चंस फॉर चेकिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो शुरुआत में आप कुछ इजी क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर आप वाटर साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं तो आप एक ऐसा पूछ सकते हैं उनसे कि क्या होता है अगर हम पानी को गर्म करते हैं, और अगर जिस पतीले में हमने पानी गर्म किया है उसको अगर हम किसी चीज़ से ढक दे तो उस ढक्कन को हटाने से आपको क्या दिखता है। तो यहाँ पर हम जो इवेपोरेशन और कॉन्डेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ला रहे हैं। सो इस तरीके से अगर आप इजी क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे तो वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। सो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रैपो विद द स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली आप किसको पढ़ाने वाले हैं, आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है कि आपका जो भी प्लान होगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, और बच्चों का दिल जीतने के लिए ना उनके साथ थोड़ी सी दोस्ती तो बनानी ही पड़ती है। तो इसके लिए आप कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर कोई चैप्टर फूड से रिलेटेड है तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि बच्चों आज आपने क्या खाया, ठीक है। और अगर आप वाटर साइकिल ही समझाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि कभी आपने सोचा है कि जो नदियों का पानी है वो गर्मियों के मौसम में क्यों सूख जाता है, वो पानी कहाँ जाता है। सो इस तरीके के क्वेश्चन से क्या होगा ना कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगी और वो आपके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। सो जैसे कि मैं बहुत ही शाई टाइप की लड़की हूँ, तो शुरुआत में मैं मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बात नहीं बोल पाती थी, मैं अटक जाती थी। फिर मेरे जो बॉडी पॉस्चर हमें कैसे मेंटेन करना है, जो जेस्चर्स होनी चाहिए, हमारा जो फेस है वो हमेशा एक स्माइलिंग फेस की तरह होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अप्रोचेबल लगते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का भी दिल जीत सकते हैं और जो टीचर आपका डेमो क्लास देख रही हैं उनका भी आप दिल जीत सकते हैं। और जो लास्ट है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो बच्चों को कभी भी आप डांटिएगा मत। अगर बच्चे ने कुछ भी गलत आंसर किया है तो आप कह सकते हैं वेल यू ट्राइड, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। और अगर किसी बच्चे ने सही आंसर दिया है तो आप उसे कहिए वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो इस तरीके के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से क्या होता है ना कि बच्चों को हौसला मिलता है कि अच्छा मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बोलने का ट्राई करूंगा या करूंगी। सो ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया ये आ जाता है प्रिपरेशन में। अभी मैंने आपसे कहा था कि माइंड मैप्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। तो माइंड मैप्स कुछ इस तरह दिखता है, ये एक फ्लो चार्ट की तरह है। तो ये एक मैप की तरह होता है जहाँ पे जो आप टॉपिक बोलने वाले हैं ना तो आपको पूरा प्लान पता होता है कि टॉपिक का फ्लो कैसे होगा।
जैसे कि अगर मैं वाटर साइकिल आज पढ़ाने वाली हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सो वो मुझे पता है कि सॉलिड्स होता है, लिक्विड्स होता है और गैसेस होता है, तो थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लूंगी। मैं बच्चों को बोल सकती हूँ कि बच्चों आप अपने क्लासरूम में देकर मुझे 2 सॉलिड्स, 2 लिक्विड्स और 2 गैसेस के एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है, सो इससे स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन भी होगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ पर डिस्कस करने वाली होंगी वो है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। और उसका उल्टा जब हम उस लिक्विड्स को कूल डाउन करते हैं तो वो दोबारा से सॉलिड्स बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा रफली उनको समझा दूंगी। उसके बाद आ जाएंगे हम इवेपोरेशन पर। इवेपोरेशन हमें पता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है ऑन हीटिंग। फिर आ जाएंगे हम कॉन्डेंसेशन वाले कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पर क्या होता है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो गैस होता है वो लिक्विड में बदल जाता है ऑन कूलिंग। और क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर साइकिल में ये 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इवेपोरेशन एंड कॉन्डेंसेशन, इसलिए इनको पहले कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद तो हम बड़ी ही आसानी से वाटर साइकिल को समझा ही सकते हैं। सो इस तरह का माइंड मैप अगर आप अपने साथ बनाकर चले जब आप डेमो देने वाले होंगे तो आपके लिए इजी होगा कि किस टॉपिक के बाद आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हम किस तरह के क्विजेस प्रिपेयर करें, किस तरह के अनस्क्रैम्बल्ड इट या रिडल्स प्रिपेयर करें। सो देखिए, ये जो क्विज है ना और जो भी मैंने यहाँ पर दिया गया है ये मैंने खुद से तैयार किया है। मैंने कहीं से भी इसकी कहीं से भी इसे उठाकर नहीं दिया है। आप आसानी से क्विज, अनस्क्रैम्बल्ड इट और रिडल्स प्रिपेयर कर ही सकते हैं। सो क्विज, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो पूछा है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेम देम। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है कि द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज आइस, द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इज वाटर इटसेल्फ एंड द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज वाटर वेपर। अब जो अनस्क्रैम्बल्ड इट दिया है ना, इसका आंसर मैंने 3 अनस्क्रैम्बल्ड इट दिए हैं, ए, बी और सी। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और एक रिडल्स भी मैंने बनाया है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम अ 5-letter वर्ड, आई एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, आई एम लाइफ। सो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके अनस्क्रैम्बल्ड इट और रिडल्स का आंसर ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कि किस तरह के टीचिंग एड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर का इस्तेमाल किया है, तो इसको आप फ्लैश कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे तो आप फ्लैश कार्ड में ये वाटर साइकिल का पिक्चर अच्छे से दिखाइए और थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा फ्लैश कार्ड को, ताकि दूर के बच्चों को भी दिखाई दे। सो इससे क्या होता है कि जब हम डायग्राम्स दिखाते हैं, चार्ट्स दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं या ऑडियो विजुअल एड्स वीडियोस दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो भी लैकिंग रहता है कॉन्सेप्ट को समझने में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा सा मैंने वाटर साइकिल का एक डायग्राम दिखाया है, जहाँ पर ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है वाटर साइकिल के प्रोसेस को। सो इस तरीके से आप टीचिंग एड्स भी बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप, जो कि है प्रैक्टिस। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो मैंने क्या कहा कि देखिए, आपको पता ही चल गया होगा इस वीडियो से कि जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमको फॉलो करने हैं। सो ऑब्वियसली प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रैक्टिस। सो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सो फर्स्ट मैंने बताया है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप आईने के सामने खड़े होकर बड़े ही आसानी से बोलने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप में जो शाइनेस है वो चली जाएगी। तो ऐसा आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने, सो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका एक्सप्रेशंस कैसा हो रहा है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, जेस्चर्स कैसा है, क्या आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं। तो यू शुड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो सेकंड मैंने बताया है, सेट अ टाइमर एंड ट्राई टू फिनिश विद इन टाइम वाइल प्रैक्टिसिंग योर डेमो। सो जो डेमो क्लासेस होती है उसके लिए एक लिमिटेड टाइम दी जाती है। कहा जाता है कि आप 5 मिनट का एक डेमो दीजिए, 10 मिनट्स का एक डेमो दीजिए। सो ऑब्वियसली आपको एक टॉपिक पूरा कवर करना पड़ेगा उस लिमिटेड टाइम में। सो अगर आप टाइमर लगाकर
डेमो को प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर पाएंगे, और जितना भी आपको अच्छी तरीके से जो भी प्रेजेंट करना है, चाहे वो टीचिंग एड्स हो या कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये सभी आपको जो दिखाने हैं आप उसी टाइम लिमिट में पूरा शो कर पाएंगे। और जो थर्ड आ जाता है वो है प्रैक्टिस विथ योर पीयर्स, सिबलिंग्स और एनीवन। सो अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको फिर ये फर्स्ट और सेकंड चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, पर अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आप परिवार में से किसी एक को स्टूडेंट बना सकते हैं या किसी दो भाई बहन को स्टूडेंट बनाकर उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो तो डेवलप होगी ही होगी, प्लस आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है या आपके जो दोस्त है वो आपको फीडबैक भी दे पाएंगे कि अच्छा इस जगह पे तुम वर्क कर सकती हो, यहाँ पर थोड़ी खामियां है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जो थर्ड स्टेप है वो है प्रेजेंटेशन। अब हम खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्फिडेंट रहना है। सो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब भी हम डेमो देने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो सभी को थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, पर वो डर हमारे फेस पे शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा ही जाता है जो हमारी शक्ल होती है वो हमारे अंदर का आईना होता है। सो अगर हमको डर लग रहा होगा तो वो हमारे फेस पर भी झलकेगा। सो हमें खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स। सो हमारा जेस्चर्स कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट्स थोड़े बहुत आपको ऐड करने चाहिए, और आपका एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपको सुन रहे हैं, जो आपकी क्लास सुन रहे हैं, उनका मन करता है आपको सुनने का। फिर आता है मेंटेनिंग प्रॉपर पेस। तो जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी भी आपको बात नहीं करनी है और बहुत धीरे धीरे भी आपको बात नहीं करनी है। जो पेस है, पढ़ाने का जो स्पीड है, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। इस पे तो आपको अच्छे से ध्यान देना ही है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो वही आपको तरीका अपनाना है कि मिरर के सामने आप हर दिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़रूर बेहतर होगा। और अगर आपके फैमिली में कोई भी भाई बहन है या आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो आता है गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो जब भी आप कुछ भी पढ़ाए तो ऑब्वियसली आपको रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देने चाहिए, जिससे बच्चे को समझ में आए, जो उसके आजू बाजू या उसके सराउंडिंग में, इवन उसके घर में हो रही हो। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना शुरुआत में कि जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, पानी क्यों कम हो जाता है पतीले में, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे या इस तरह के एग्जाम्पल्स आप देंगे तो कोई भी टॉपिक समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आता है कि हमारा जो आउटफिट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है, हमारा जो आउटफिट है वो फॉर्मल होना चाहिए। और जो हमारे बाल हैं, इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स इट शुड बी वेल कोम्ड, और अगर फीमेल कैंडिडेट्स है तो बाल बांधकर हमें जाना चाहिए। और ज़्यादा मेकअप भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो आज आते हैं हमारे आज के सेशन के कंक्लूजन में। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन यू आर सिलेक्टेड। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि प्रिपरेशन में ही ज़्यादा परसेंटेज मैंने शो किया है, 85% मैंने वहीं पे दिया है। ज़्यादा टाइम अगर आप प्रिपरेशन में बिताएंगे ना तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से आपके दोस्तों की भी मदद हो सकती है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और थोड़ी बहुत यहाँ पर जो नॉइज़ है वो हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है ईजी। बाय बाय एवरीवन।